हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि भौतिक राशियां और एसआई मात्रक के बीच में किस प्रकार संबंध होता है। अब उसके जस्ट आगे आने वाला कुछ टॉपिक पढ़ेंगे हम कि भौतिक राशियों का एसआई मात्रक से क्या संबंध है। तो हमारे पास सबसे पहला शब्द आता है, वो है लंबाई। स्टूडेंट, लंबाई के अंतर्गत यदि हम बात करें तो प्रकाश की चाल शब्द आता है। प्रकाश की चाल यानी कि स्टूडेंट, प्रकाश की चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर जो मीटर है उसको हम सी के पदों में व्यक्त करेंगे और जो सेकंड है उसको हम सीजियम आवृत्ति के पदों में हम व्यक्त करेंगे। तो हमारे जो पास जो अगला टॉपिक है वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान के अंतर्गत स्टूडेंट हम एन शब्द का एन का प्रयोग करेंगे और जो एन का मान है वो है 6.10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब हमारे पास स्टूडेंट अगला शब्द आता है कि किलोग्राम, यानी कि जो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि सीजियम आवृत्ति, यानी कि सेम होगा, इसमें भी सीजियम आवृत्ति के पदों में व्यक्त किया जाएगा इसको। इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा अध्ययन करने वाले हैं। अगला शब्द है हमारे पास समय। समय के अंतर्गत स्टूडेंट सीजियम आवृत्ति को लिया जाता है। सीजियम आवृत्ति, सीजियम आवृत्ति स्टूडेंट, जो सीजियम आवृत्ति है उसका जो कुछ मान होता है वो इस प्रकार होता है। इसको हम हर्ट्ज में प्रदर्शित करते हैं 9192631770 हर्ट्ज। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब प्रश्न उठता है यहां पे कि सीजियम आवृत्ति के लिए इसी मान को क्यों दिया गया। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे कि सीजियम आवृत्ति किसी परमाणु की मूल अवस्था की अंतिम संक्रमण आवृत्ति है। अंतिम संक्रमण आवृत्ति है, यानी कि सभी परमाणुओं में जो सीजियम परमाणु है उसकी मूल अवस्था की जो अंतिम संक्रमण आवृत्ति है वो सबसे कम आवृत्ति है। इसीलिए सीजियम आवृत्ति का उपयोग हमें बेस मानकर किया जाता है। अगली बात आती है स्टूडेंट कि विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा के अंतर्गत स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। और इसके बाद अगला टॉपिक आता है उष्मागतिक तापक्रम। उष्मागतिक तापक्रम, इसके उष्मागतिक तापक्रम के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिसका नाम है बोल्ट्जमान नियतांक। बोल्ट्जमान नियतांक, इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, और बोल्ट्जमान नियतांक का जो मान है वो होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड K-1। इस प्रकार स्टूडेंट हम उष्मागतिक तापक्रम के बारे में विस्तारित रूप से हमने अध्ययन किया। अब स्टूडेंट एक शब्द आता है हमारे पास कि पदार्थ की मात्रा। क्या आता है शब्द स्टूडेंट? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा स्टूडेंट, पदार्थ की मात्रा के अंतर्गत एक शब्द आता है जिसको कहते हैं हम आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या, इसको हम प्रदर्शित करते हैं Na से, यानी कि एवोगैद्रो नंबर से, यानी कि पदार्थ की मात्रा के लिए आवोगाद्रो संख्या यानी कि Na का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार स्टूडेंट हमने एसआई मात्रक और उसके जो भौतिक राशियां हैं उनके मध्य कौन कौन से संबंध है उस संबंध के बारे में हमने विस्तारित रूप से अध्ययन किया। अब स्टूडेंट हम कुछ परिभाषाओं की ओर बढ़ेंगे, यानी कि रसायन विज्ञान में परिभाषाओं का क्या क्या महत्व है, हमारे आगे कौन कौन से टॉपिक में काम आने वाली है वो परिभाषाएं। तो इसमें एक शब्द आता है जिसका नाम है द्रव्यमान। क्या आता है स्टूडेंट? द्रव्यमान। नाउ स्टूडेंट, द्रव्यमान के बारे में यदि हम बात करें तो किसी भी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा ही द्रव्यमान कहलाती है। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? कि किसी पदार्थ में उपस्थित, किसी पदार्थ में
उपस्थित द्रव्य की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान कहलाती है। यहां पे स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें कि द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। लेकिन जो प्रयोगशालाएं होती है यानी कि हमारी केमिस्ट्री लैब्स होती है, उस लैब्स में किलोग्राम का शब्द का उपयोग नहीं किया जाता, उसके लिए हमें ग्राम का उपयोग किया जाता है। तो हम लिखेंगे प्रयोगशाला में किलोग्राम की जगह ग्राम का उपयोग किया जाता है। ग्राम का उपयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रयोगशालाओं में जो हम कंपाउंड का जो वेट करते हैं वो हम कम कंपाउंड की आवश्यकता होती है, जिसके कारण हम किलोग्राम की जगह ग्राम का उपयोग हम करते हैं। यदि स्टूडेंट हम भार की बात करें तो उसकी जो परिभाषा होगी कि किसी भी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के मान को ही हम भार कहते हैं। तो हम लिखेंगे किसी भी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के मान को भार कहते हैं। इसको किस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे कि ये डस्टर है, इसको मैंने छोड़ा इसे, तो पृथ्वी ने अपनी ओर खींचा इसको, तो इसमें पृथ्वी द्वारा खींचा गया बल यानी कि किसी भी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के, यानी कि पृथ्वी जिस बल से खींच रही है वो बल ही इसका भार कहलाता है। अगली बात है स्टूडेंट हमारे पास कि द्रव्यमान पढ़ा हमने, भार पढ़ा। अगला है हमारे पास आयतन। आयतन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी कि किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। यानी कि ये डस्टर है तो ये डस्टर जितना स्थान घेर रहा है उसी स्थान को हम आयतन कहते हैं। अगला हमारे पास शब्द आता है घनत्व। इसकी परिभाषा होगी कि किसी भी वस्तु के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। अब घनत्व का जो सूत्र होगा वो होगा घनत्व = आयतन बटावा द्रव्यमान। सॉरी स्टूडेंट, द्रव्यमान बटावा आयतन, इस प्रकार स्टूडेंट हमने द्रव्यमान, भार और आयतन और घनत्व के बारे में हमने विस्तारित रूप से अध्ययन किया। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है कि तापमान, यानी कि ताप के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने कुछ डेफिनेशन के बारे में बात की होगी, लेकिन इस क्लास में हम थोड़ा विस्तारित रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है वो आता है ताप या तापमान। तापमान की यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार होगी कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है उसी को हम उस वस्तु का ताप कहते हैं। कोई भी वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है उस मात्रा को ताप या तापमान कहते हैं। स्टूडेंट, ताप के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बात आती है कि ताप को कुल 3 पैमानों में नापा जाता है। सबसे पहला है फ़ारेनहाइट, दूसरा है डिग्री सेल्सियस, उसके बाद आता है केल्विन। तो हम तीनों को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि हमारे पास
3 पैमाने हैं। इस प्रकार डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा केल्विन और ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट। सेल्सियस, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। स्टूडेंट यहां पर कुछ कॉमन बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है कि जो जल का हिमांक बिंदु यानी कि जल के जमने का जो बिंदु है वो डिग्री सेल्सियस में किस बिंदु पर जमता है। तो जल का हिमांक भी कह सकते हैं इसको हम, जल का हिमांक, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है वो बर्फ अवस्था में बदल जाता है। उसके बाद आगे हम बात करें तो वो है कि 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो कमरे का ताप होता है। थोड़ा और आगे बढ़े हम तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो मानव शरीर का ताप होता है। सबसे अधिक बोले हम तो 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो जल का क्वथनांक होता है। जल का क्वथनांक यानी कि जल के उबलने का जो बिंदु आता है वो जल का क्वथनांक कहलाता है स्टूडेंट। अब हम केल्विन में बात करें तो वो कुछ इस प्रकार होगी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का हिमांक होता है, उसको हम केल्विन में यदि बात करें तो 273 केल्विन होगा। उसके बाद कमरे का जो ताप होगा वो 298 केल्विन यानी कि 298 केल्विन होगा। उसके बाद यदि मानव शरीर की ताप की बात करें हम तो 310 केल्विन होगा। और यदि हम थोड़ा और आगे बढ़ें कि जो 100 डिग्री सेल्सियस है जल का क्वथनांक, उसको हम केल्विन में किस प्रकार प्रदर्शित करें तो उसके लिए होगा 373 केल्विन। अब हम थोड़ा आगे बढ़ें कि फ़ारेनहाइट में किस प्रकार इसके मान होंगे तो उसके लिए 32 फ़ारेनहाइट से इसके मान शुरू होंगे। और कमरे के ताप की बात करें तो वो होगा 77 फ़ारेनहाइट। और मानव शरीर के ताप की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट। और यदि हम जल के क्वथनांक की बात करें तो 212 फ़ारेनहाइट होगा। इस प्रकार स्टूडेंट हमने तापमान के अंतर्गत केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में हमने विस्तारित रूप से अध्ययन किया। इसी प्रकार की और रसायन विज्ञान की क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।